हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिस्ट्री चैप्टर सेकंड का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। ठीक है, हमने देखा था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात हमने की थी। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान क्या हुआ था कि जो लड़ाई हुई थी उस लड़ाई के अंदर काफ़ी पैसा खर्च हुआ था। उस पैसे को वापस रिकवर करने के लिए जो गवर्नमेंट्स थी कॉलोनियल पीरियड की, उन्होंने क्या किया था, टैक्सेस इंप्लीमेंट किए थे, इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस किया था, कस्टम ड्यूटी लगाई थी, प्राइजेज इंक्रीज़ हो गए थे, महंगाई बढ़ गई थी, लोगों को गाँव से ज़बरदस्ती उठा के सेना में भर्ती किया जा रहा था। तो इन सब से लोग उनके खिलाफ हो गए थे। अब उसी दौरान क्या हुआ कि 1915 के अंदर महात्मा गांधी जी इंडिया पधारे। इंडिया आए अपने उससे पहले वो साउथ अफ्रीका के अंदर वहाँ पे काम कर चुके थे, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ चुके थे, तो काफ़ी फेमस हो चुके थे। तो इंडिया के अंदर जब आए तो लोग उनको देखने के लिए काफ़ी उतावले हो रखे थे कि ऐसा कौन इंसान था जिसने अकेले ने इतना बड़ा काम किया और अफ्रीका के अंदर, साउथ अफ्रीका के अंदर अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ ली बिना किसी हथियार के। तो वही जब वहाँ पे आए तो उनको काफ़ी एकदम से स्वागत किया गया। कांग्रेस ने काफ़ी उनका स्वागत किया, उनको हाथों हाथ लिया गया। चलिए तो हम पढ़ लेते हैं यहाँ पे कि महात्मा गांधी जी वापस पहुँचे। ही हैड सक्सेसफुली फाउट, कहाँ पे, द रेसिस्ट रिजीम, जो रंग भेद की नीति थी, जो कलर के कारण जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था साउथ अफ्रीका में, उसके खिलाफ वो लड़के आए थे और काफ़ी अच्छे तरीके से उन्होंने मूवमेंट को क्या किया था, आंदोलन को उसको बनाया था, जन आंदोलन को। जो मास एजुकेशन था, जो जन आंदोलन था, जो मूवमेंट था, उसके अंदर उन्होंने उसको लीड किया था। ठीक है, और उसको उन्होंने नाम दिया था सत्याग्रह। अब एक्चुअल में कई बार ये तो सत्याग्रह जो वर्ड है इसको आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि ये कई बार पूछा जाता है डेफिनेशन क्या है सत्याग्रह की, क्या मीनिंग है महात्मा गांधी के अकॉर्डिंग सत्याग्रह की। तो द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फेसिस द पावर ऑफ द ट्रूथ एंड द नीड टू सर्च फॉर ट्रूथ। सत्य की खोज करना और सत्य को पहचानना, उसकी ताकत को पहचानना सत्याग्रह है। यानी कि जो सच है उसको किसी दूसरे बातों की ज़रूरत नहीं है, उसको किसी एविडेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती। हर एक इंसान में उनका ये मानना था कि एक सोल है, जो एक पवित्र सोल है, जिसके अंदर एक हॉली सोल है, वो हर आपको गलत और सही के बारे में ज़रूर बताती है, हर इंसान के अंदर है। तो अगर आप सही के लिए लड़ रहे हो तो अपोजिट जो होगा, जो आपका विरोधी होगा, वो भी उस चीज़ को ज़रूर मानेगा कि यस, ये बात इसने सही कही है। इफ़ सजेस्टेड दैट इफ़ द कोज वाज ट्रू, अगर सही कारण के लिए, और स्ट्रगल जो कर रहा है अगेंस्ट इनजस्टिस के लिए हम स्ट्रगल कर रहे हैं। ठीक है, सही कारण और सही इनजस्टिस लोगों को लगता है कि यहाँ पे न्याय नहीं हुआ है, तो फिज़िकल फोर्स वहाँ पे ज़रूरी नहीं है। हमें लड़ने की ज़रूरत नहीं है, ताकत लगाने की ज़रूरत नहीं है कि अपने विरोधी के खिलाफ उसको मारने की ज़रूरत नहीं है, उसके खिलाफ एरोगेंट होने की ज़रूरत नहीं है, उसके खिलाफ वायलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, विदाउट हम किसी फिजिकल फोर्स के हम क्या करेंगे, सत्याग्रही कुड विन द बैटल थ्रू नॉन वायलेंस। युद्ध जीत सकते हैं अहिंसा के साथ में, नॉन वायलेंस के साथ में। ठीक है, दिस कुड बी डन बाय द अपीलिंग टू द कॉन्सेंस ऑफ अपोजर। कैसे, जो अपोजर है हमारा, जो हमारा विरोधी है, उसकी कॉन्शियस को, यानी कि उसकी आत्मा को, उसकी चेतना को, उसकी आत्मा को हिलाना है। और वो कैसे होगा, जब हम अपनी सच बात उसके सामने कहेंगे, सही बात उसको दिखाएंगे कि आप ये गलत कर रहे हो, तो नेचुरली उसके कहीं ना कहीं उसको ये फीलिंग ज़रूर होगी कि यह सामने वाला सही कह रहा है। इसलिए सत्याग्रह का थोड़ा सा डेफिनेशन में देखिए कि सत्याग्रह इज़ नॉट अ फिजिकल फोर्स। यहाँ पे कहीं सत्याग्रही के लिए फिजिकल फोर्स लगाना अलाउड नहीं है। सत्याग्रही डज नॉट इन्फ्लेक्ट पेन और एडवर्सरी, किसी को दर्द वगैरह नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा, हर्ट नहीं करेगा किसी को। ही डज नॉट सीक हिज डिस्ट्रक्शन इन द यूज़ ऑफ सत्याग्रही देयर इज़ नो इल विल वॉट एवर। कुछ भी हो जाए वो किसी का बुरा नहीं सोचता, किसी के बारे में बुरी बात नहीं करता, किसी का बुरा नहीं करेगा। ठीक है, वो प्योर सोल है। सत्याग्रही वही बन सकता है जिसमें प्योर सोल हो। ये कई बार इसको कह देते हैं भी मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, आपने सुना होगा कि कायरता का नाम, उसको लोग ऐसे यूज़ करते हैं, पर नहीं, ये ऐसा नहीं है। महात्मा गांधी जी जो थे वो उन्होंने अपना क्या किया था, बहुत
सॉलिड बनना पड़ता है किसी काम के लिए, किसी चीज़ के लिए अड़ने के लिए। इन नॉन वायलेंस जो है या अहिंसा जो है वो बहुत ताकतवर इंसान ही उसको यूज़ कर सकता है, कमज़ोर आदमी की निशानी नहीं है। कमज़ोरी और ताकत में फ़र्क है, ठीक है। तो ये कमज़ोरी नहीं है, ये ताकत है, आत्मा की ताकत है, जो सोल की बात करते हैं। ट्रूथ इज़ द वेरी सब्सटेंस ऑफ द सोल्स, दैट इज़ वाई दिस फोर्स इज़ कॉल्ड सत्याग्रह। द सोल इज़ इन्फॉर्म्ड विद नॉलेज। और इन्हें प्रूव किया, अंग्रेज़ों को हटाया उन्होंने, बहुत अच्छा प्रूव किया था। इट बर्न्स द फ्लेम ऑफ लव। कैसे? प्यार से आप उसको हटा सकते हो, प्यार से ही दूसरे को जीता जा सकता है। अपने विरोधी को, अपने अपोजर्स को जीतने के लिए आप उससे प्यार कीजिए। नॉन वायलेंस जो है वो नहीं करना है हमें, ठीक है। ये हमारा धर्म है ही नहीं, वायलेंस हमारा धर्म नहीं है। नॉन वायलेंस को उन्होंने धर्म का नाम दिया कि अहिंसा परमो धर्म, जो हम बात कहते हैं कि वही हमारा मेन धर्म है, कि हमें सबको साथ लेके चलना है। तो ये उनका सत्याग्रह का काम था जब वो इंडिया में आए। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें, एक तो इसकी डेफिनेशन कर लिया, जस्ट जितना भी आपको समझ में आता है देखिए। सिर्फ डेफिनेशन आपने सत्याग्रह की करनी है कि वो सोल को लेके चलता है, ट्रुथ को लेके चलता है। किसी के अगेंस्ट अगर इनजस्टिस होती है तो सामने वाले अपोजर की जो सोल है उसकी कॉन्शियसनेस को भी वो बढ़ाएगा, उसको हिलाने की कोशिश करेगा। ये सत्याग्रह का काम होता है, ठीक है। चलिए, महात्मा गांधी सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज्ड सत्याग्रह मूवमेंट इन वेरियस प्लेसेस। कब किया उन्होंने? 1917। ये 3 चीज़ें हैं, आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछी जाती हैं। 1917 में उन्होंने बिहार का रूट किया, बिहार की तरफ गए। वहाँ पे चंपारण के अंदर उन्होंने काम किया था। क्या था वहाँ पे? वहाँ के जो पीजेंट्स थे वो उनको इंस्पायर किया, क्योंकि वो स्ट्रगल कर रहे थे किसके लिए? प्लांटेशन सिस्टम के लिए। प्लांटेशन में लोग क्या करते थे? फोर्स लेबर कराया करते थे उनसे, ज़बरदस्ती बंधुआ मजदूर बनाया हुआ था, उनको घर नहीं जाने देते थे, वहीं खेतों में रखा करते थे। तो उनके खिलाफ उन्होंने चंपारण में आंदोलन स्टार्ट किया, मूवमेंट स्टार्ट किया। फिर वो 17 के लास्ट के अंदर आपके पास कहाँ पे आए? खेड़ा के अंदर, गुजरात के अंदर। यहाँ पे जो पीजेंट्स थे वो क्रॉप फेलियर हो गया था और बीमारी फैली हुई थी, यहाँ पे महामारी फैली हुई थी, एपिडेमिक फैला हुआ था, जिससे खेड़ा के जो लोग थे अपना रेवेन्यू पे नहीं कर पा रहे थे। देन वो रेवेन्यू कलेक्शन में छूट चाहते थे, रिलैक्सेशन चाहते थे। तो गांधी जी उनके साथ थे भी, हमेशा रेवेन्यू लेते हो, अगर उनके पास कोई प्रॉब्लम हो रखी है किसानों के तो आप उनको छूट दीजिए। तो उस मूवमेंट में वो उनके साथ में शामिल हुए। 1918 के अंदर गांधी जी अहमदाबाद गए और वहाँ पे जो कॉटन मिल वर्कर्स थे उनकी प्रॉब्लम्स थी, उनको रहने खाने की अच्छी सुविधा नहीं थी, मशीनरी में सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं थी, मिल में काम करने का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं था। तो उनके लिए उन्होंने काम करना शुरू किया था। ये 2-3 मूवमेंट उन्होंने स्टार्ट किए थे और काफ़ी सक्सेसफुल भी हुए थे, लोग उनके साथ भी। लेकिन ये छोटे छोटे मूवमेंट थे, पर्टिकुलर एरिया के अंदर या सिटीज़ के अंदर या पर्टिकुलर एरिया के अंदर ये लिमिटेड रह गए थे, ठीक है। चलिए, इतनी चीज़ आपको समझ में आई। अब हम बात करते हैं कि एक रॉलेट एक्ट के नाम आपने सुना होगा कि रॉलेट एक्ट आया था। साइमन गो बैक आपने नाम सुना होगा, है ना। ये नारा भगत सिंह जी लगाया था, लाला लाजपत राय वगैरह ने। तो साइमन गो बैक 1990 के अंदर 1919 में क्या हुआ था कि एक एक्ट आया, रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट है क्या? दिस एक्ट हैड बीन, कई बार ये पूछा जाता है कि रॉलेट एक्ट है क्या। ये एक्ट क्या था? दिस एक्ट हैड बीन हरीडली पास्ड थ्रू इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। किसने पास किया था? कि इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने पास किया था, ठीक है। जो किसकी थी? अंग्रेज़ों की थी। उसमें कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था। उस लेजिस्लेटिव ने इसको पास किया था, पहली बात, ठीक है। जो ब्रिटेन की थी, ब्रिटिश एम्पायर की थी, उनकी लेजिस्लेटिव असेंबली काउंसिल थी। यहाँ पे इंडियन मेंबर कोई भी नहीं था और कोई भी इसके अंदर काम नहीं कर रहा था। डिस्पाइट द यूनाइटेड अपोजिशन ऑफ द इंडियन मेंबर्स, इट गेव द गवर्नमेंट इनॉर्मस पावर टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज़। और इस एक्ट से हो क्या रहा था कि गवर्नमेंट को एक पावर मिल रही थी। क्या पावर थी? कि वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को क्या कर सके? दबा सकती थी। उनको गवर्नमेंट को अलाउ करती थी कि पॉलिटिकल लीडर्स को जेलों में डाल दिया जाए बिना उनकी बात सुने, बिना कोई ट्रायल किए हुए। कोर्ट में कोई ट्रायल नहीं चलेगा उनके ऊपर, उनको कोई केस दर्ज नहीं होगा, कोई एफआईआर नहीं लिखी जाएगी और उनको 2 साल के लिए आप उनको जेल में रख सकते हो बिना कोई एफआईआर लिखे, बिना किसी बात के, बिना किसी प्रूफ के कि उन्होंने कोई गलत काम किया है या नहीं किया।
उनका मेन मकसद क्या था कि 2 साल तक अगर लीडर को अंदर कर दिया, किसी पॉलिटिकल लीडर को, तो वो मूवमेंट जो चालू कर रहे हैं, गांधी जी ने जो मूवमेंट चालू की 17-18 के अंदर, तो उनका ये था कि इनको पकड़ के अगर अंदर रख दिया जाए, 2-2 साल के लिए जेल में डाल दें, तो ये मूवमेंट अपने आप ख़त्म हो जाएंगे, लोग बिना लीडर के काम नहीं कर पाएंगे। तो ये इनका एक मेन मोटिव था। देन महात्मा गांधी वांटेड द नॉन वायलेंस सिविल डिसओबीडियंस, किसके अगेंस्ट में? इस अनजस्ट लॉ के, जो ये गलत लॉ था उसके खिलाफ। सबको पता था, अंग्रेज़ों को भी पता था, ब्रिटिशर्स को पता था कि गलत लॉ है, हमको पावर दे रहा है ये, तो वो इसके खिलाफ काम करना शुरू किया उन्होंने कि चलो हम इसके खिलाफ करते हैं। स्टार्ट की हड़ताल स्टार्ट की उन्होंने कब? 6 अप्रैल को उन्होंने कहा हम हड़ताल शुरू करेंगे। ठीक है, रिलीज़ की गई। कैसे किया इन्होंने? अब ये क्वेश्चन में पूछा था कि किस तरह से प्रोटेस्ट किया था या अगेंस्ट कैसे चले थे वो, तो ये भी ध्यान रखिए। रैलीज ऑर्गेनाइज की गई थी, वर्कर्स स्ट्राइक पे चले गए, हड़ताल पे चले गए, शॉप्स क्लोज कर दी गई, लोगों ने अपने जो उनको क्या कहते हैं डिग्रीज वगैरह दी गई थी वो उन्होंने जलाना स्टार्ट कर दिया, अपने जो वेस्टर्न क्लोथ्स वगैरह थी वो जलाना स्टार्ट कर दिया था, वो इस तरह से उन्होंने यूज़ करना शुरू किया। देन लोगों ने लाइन ऑफ कम्युनिकेशन सच एज रेलवेज एंड टेलीग्राफ वुड बी डिस्टर्ब, उनको तोड़ना स्टार्ट किया, उनको हटाना स्टार्ट किया, उनको वहाँ से काम करना बंद कर दिया। तो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन जो था उसने डिसाइड किया टू क्लम्प डाउन द नेशनलिस्ट, कि नेशनलिस्ट को क्या किया जाए? पकड़ लिया जाए। ठीक है, तो उनको गिरफ्तार किया जाए, पकड़ा जाए या उनको डाउन किया जाए। इसके लिए उन्होंने क्या? लोकल लीडर वॉज पिक्ड अप फ्रॉम द अमृतसर, तो जो लीडर्स थे जो इसको चला रहे थे मूवमेंट को, उनको उठाना स्टार्ट कर दिया, जेलों में डालना स्टार्ट कर दिया। महात्मा गांधी जी थे, उनको रोक लिया गया, कहाँ पे? बार्ड किया गया इन एंटरिंग दिल्ली, दिल्ली में एंटर करने से उनको रोक दिया कि आप दिल्ली में एंटर नहीं कर सकते 10 अप्रैल को। पुलिस ऑन द 10 अप्रैल द पुलिस इन अमृतसर फायर्ड अपॉन द पीसफुल प्रोसेशन, जो शांति से आंदोलन चल रहा था 10 तारीख को, ठीक है, उस जुलूस के ऊपर, उस प्रोसेशन के ऊपर क्या किया उन्होंने? पुलिस ने अटैक किया, फायर किया। ठीक है, अब उसके अकॉर्डिंग फायर के और तो उस अटैक के अकॉर्डिंग बैंक्स के, पोस्ट ऑफिस और रेलवे स्टेशन वगैरह के ऊपर अटैक होना स्टार्ट हो गए। लोगों ने गुस्से में रिप्लाई करना शुरू किया, तो उन्होंने क्या किया? अमृतसर के अंदर मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया। मार्शल लॉ का मतलब एक तरह से आज का जो कर्फ्यू लगता है, इस टाइप से उन्होंने कर्फ्यू लगा दिया वहाँ पे। ठीक है, तो जनरल डायर जो था उनको ये कमांड दी गई थी उस समय अमृतसर की। 13 अप्रैल को क्या हुआ कि आप सबको पता है जलियांवाला बाग इंसिडेंट होना स्टार्ट हुआ था। उस दिन वैशाखी का महीना था, वैसाखी का हमारे फेयर होता है, यहाँ पे त्यौहार मनाया जाता है, फेस्टिवल मनाया जाता है। तो जलियांवाला बाग उस समय अमृतसर से बाहर की आउटर साइड में था, सिटी में नहीं था, बाहर की साइड में था। तो लोग वहाँ इकट्ठा हुए थे उस फेयर के अंदर, और कुछ लोगों ने वहाँ पे क्या करना शुरू किया था? मीटिंग करना शुरू कर दिया था, प्रोटेस्ट करना शुरू किया था गवर्नमेंट के अगेंस्ट। ठीक है, तो वो बातचीत कर रहे थे उस मीटिंग में। जनरल डायर को ये जब बात पता लगी तो वो क्या हुआ? उस एरिया के अंदर आया, चारों तरफ से उसको ब्लॉक किया, सारे एग्जिट पॉइंट जो थे वो बंद कर दिए, और बिना किसी चेतावनी के, बिना किसी वार्निंग के उन्होंने पब्लिक के ऊपर गोलियां चलाना स्टार्ट कर दिया, और सैकड़ों लोग मारे गए, हंड्रेड्स ऑफ पीपल डेड हो गए, वहाँ पे मर गए। उसका ऑब्जेक्ट क्या था जो उसने बाद में जैसे डिक्लेयर किया था कि वो डर का माहौल पैदा करना चाहता था, एक मॉरल इफेक्ट देना चाहता था कि अगर आप ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ कहीं पे भी कोई मीटिंग करेंगे, कोई बात करेंगे, तो हम क्या करेंगे? उनको इस तरह से गोलियों से भून दिए जाएंगे, मार दिए जाएंगे। और वो एक डर का माहौल, टेरर का माहौल पैदा करना चाह रहा था, ये उसका मेन मोटिव था। लेकिन जैसे जैसे ये जलियांवाला बाग की जो इंसिडेंट की न्यूज़ स्प्रेड हुई, लोगों के साथ बाहर जाना स्टार्ट हुआ, तो लोग भीड़ में इकट्ठा होकर सड़कों पे निकल आए, गाँवों के अंदर, शहरों के अंदर, सब जगह सड़कों पे निकल आए। लोगों ने स्ट्राइक करना स्टार्ट कर दिया, जगह जगह क्लैशेस होने लगे, पुलिस के साथ में क्लैशेस होने लगे, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के ऊपर अटैक करने लगे, लोग उनको जलाने लगे, तोड़ने लगे। गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड विद द ब्रूटल रिप्रेशन, गवर्नमेंट ने एक बुरी तरह से उसको दबाने की कोशिश की, इस रिप्रेशन को अच्छी तरह से, उसको मूवमेंट को, इन लोगों को मारना स्टार्ट किया, सीकिंग टू ह्यूमिलेट एंड
टेरराइज पीपल, लोगों को डराना, धमकाना, उनको ह्यूमिलेट करना, ठीक है, इस तरह से काम गवर्नमेंट करना स्टार्ट किया। सत्याग्रही वर फोर्स्ड टू रब देयर नोज, नाक रगड़ने पे मजबूर किया, उनको पाँव के नीचे नाक रगड़ीजिए, उनके जूते चाटने को मजबूर किया, सड़कों पे उनको घसीटा गया उनको, ठीक है। साहब जो लोग थे, जो सिपाही लोग थे, अंग्रेज़ लोग थे, उनको सलाम करे बिना निकलने नहीं दिया जाता था, इसलिए सलाम करना पड़ेगा, सल्यूट करना पड़ेगा उनको। तो ये सारे इस तरह से उनकी बेइज्जत किया जाता था उनको जगह जगह, ठीक है। तो ये काम होने लगे, लेकिन कुछ जगह वायलेंस होना स्टार्ट हुआ। अब ये जब वायलेंस चारों तरफ फैला तो महात्मा गांधी जी का जो सत्याग्रह का जो काम था वो ख़राब हुआ, और महात्मा गांधी ने क्या किया, इसको मूवमेंट को वापस बुला लिया, ख़त्म करने की घोषणा कर दी कि अब हम ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट नहीं चालू रखेंगे। While the रॉलेट सत्याग्रह had been widespread movement, जबकि इस समय तक ये काफ़ी दुनिया में फैल चुका था, पूरी इंडिया में फैल चुका था। It was still limited mostly to cities and town, लेकिन फिर भी ये कहाँ था, सिर्फ सिटी और टाउन्स यानी बड़े शहरों तक ही सीमित था, जो सिटीज़ थे वहाँ थे, गाँव में ये नहीं पहुँचा था। अब गांधी जी को लगा कि साहब हमने काफ़ी कुछ पाया था इस मूवमेंट करके, और अगर इसको हम बड़े लेवल पे इसको स्टार्ट किया जाए तो पूरे इंडिया के अंदर ये बहुत अच्छा काम कर सकता है और अंग्रेज़ों को भागने पे मजबूर कर सकता है। देन उन्होंने इस पे विचार करना शुरू किया, और जब विचार किया तो उनको समझ में आया कि जब तक इसमें हिंदू और मुस्लिम्स आपस में साथ में नहीं होंगे, क्योंकि कई कन्फ्लिक्शन हिंदू मुस्लिम्स के अंदर भी हुए थे, तो उनको लगा कि जब हिंदू और मुस्लिम दोनों आपस में साथ में नहीं होंगे तो ये मूवमेंट हमारा पूरे इंडिया में सक्सेस होना संभव नहीं दिखता। अब इसके लिए वो कुछ सोचने लगे। अब सोचना क्या हुआ, यहाँ पे हमारा जो दूसरा टॉपिक था खिलाफत इशू, दैट इज़ स्टार्ट होता है। खिलाफत का मतलब होता है किसी के अगेंस्ट करना, काम करना, खिलाफत इशू दैट इज़, ठीक है। अब क्या हुआ था, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, शुरू में हमने लास्ट पेज पे जो पढ़ा था, तो उस समय ऑटोमन जो थे वो हार गए थे, टर्की के राजा थे ऑटोमन, वो हारे, ठीक है। अब ये ऑटोमन जो था एम्परर, वो मोस्टली मुस्लिम्स के खलीफा कहलाते थे, एक तरह से धार्मिक गुरु आप कह सकते हैं उनको, रिलीजियस लीडर आप उनको कह सकते हैं, इस्लामिक वर्ल्ड के स्पिरिचुअल हेड थे वो। इसलिए उनके हारने से इनको काफ़ी तकलीफ़ हो रखी थी मुस्लिम्स को, ठीक है। तो वो उनको वापस पावर में लाना चाह रहे थे, और उनको जैसा उन्होंने सुना था कि खलीफा को एक ट्रीटी करनी पड़ी थी, एक एग्रीमेंट करना पड़ा था, और उस एग्रीमेंट की वजह से उनकी काफ़ी बेइज्जती हुई थी। तो वो चाहते कि इसमें खिलाफत की जाए, और खिलाफत मूवमेंट पूरे वर्ल्ड में चला था। तो उसमें बॉम्बे के अंदर भी 1990 में एक खिलाफत कमेटी बनाएगी। इस कमेटी को बनाने वाले दो मुस्लिम ब्रदर्स थे, मोहम्मद अली एंड शौकत अली, ये दोनों भाई थे। इन्होंने ये खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट किया। ये महात्मा गांधी जी से मिले, और महात्मा गांधी जी को जब ये बात पता लगी कि मुस्लिम्स इस बात पर हिंदुओं से सपोर्ट चाहते हैं, तो इनको एक अपॉर्चुनिटी नज़र आई, एक अवसर नज़र आया कि क्यों ना हम हिंदू जो हैं वो मिलके मूवमेंट में सपोर्ट करें, मुस्लिम्स को सपोर्ट करें खिलाफत मूवमेंट के अंदर, और मुस्लिम जो है हमें वापस सपोर्ट करें स्वराज्य की तरफ। स्वराज्य नया वो मूवमेंट चलाने की सोच रहे थे, तो वो स्वराज के लिए हमें सपोर्ट करें, और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की बात करें हम उनसे। तो ये चीज़ें उन्होंने स्टार्ट की, उनके साथ बात करना शुरू किया। 1990 के बाद मुस्लिम मिले, लगभग 1 साल लग गया था उनको इस बातचीत के अंदर, उनको मनाने में मुस्लिम्स को, और मुस्लिम्स को गांधी जी की बात मानने में, गांधी जी को मुस्लिम्स की बात मानने में उनको। और कलकत्ता सेशन के अंदर सितंबर 1920 के अंदर उन्होंने कांग्रेस का जो सेशन हुआ था, उसमें सभी कांग्रेस के लोगों को भी इस चीज़ के लिए मना लिया था कि हम खिलाफत मूवमेंट के अंदर मुस्लिम को सपोर्ट करेंगे, और मुस्लिम लोग हिंदुओं को स्वराज्य के लिए सपोर्ट करेंगे, नॉन कोऑपरेशन में उनका साथ देखें, इंडिया के इंडिपेंडेंस में पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। तो ये एक तरह से मूवमेंट शुरू हुआ था। चलिए अब कल या नेक्स्ट हम उस वीडियो के अंदर देखते हैं कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्यों स्टार्ट हुआ था, क्या क्या उससे हमें फ़ायदा हुआ, नुकसान हुआ, वो हम कल बात करते हैं। ओके, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।